सुप्रभात सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में मैं रामस्वरूप मीना बीए पार्ट थर्ड ईयर के इतिहास विषय के प्राध्यापक के रूप में आज हम फर्स्ट पेपर के फर्स्ट अध्याय को अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी के मध्य भारत, और पेपर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक इतिहास जो है भारत का, वो कहाँ से कहाँ तक है वो आप सब विदित है, जिसमें 1761 से आरंभ होकर यानी मध्यकाल की समाप्ति के बाद से जो घटनाक्रम आगे बढ़ता है वो सब आधुनिक काल में, इसलिए 1761 से लेकर अब तक यानी कि इसमें डैश डैश से फिलहाल आगे तक का जो समय दिया हुआ है वो वर्तमान समय तक की घटनाएं इसमें शामिल है। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत क्या था, किस रूप में था, उसकी सबसे पहले हम इस बात से व्याख्या कर सकते हैं, जिसको हम प्रस्तावना के रूप में समझाएंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा गया था दो वीर जातियों के मध्य, जिसमें भारत की दक्षिण के मराठा जो महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्र में शक्तिशाली संगठित होकर उभरे थे उनके द्वारा, और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के द्वारा एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, 14 जनवरी 1761 को। उस युद्ध के घटनाक्रम को हम विस्तार से समझेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि 18वीं शताब्दी के मध्य भारत क्या था, किस रूप में था। तो ये हम प्रस्तावना में बताते हैं आपको। प्रस्तावना को व्याख्यात करते हुए कहा जाता है कि मुगल काल के पतन के बाद भारत में राजनीतिक शून्यता का वातावरण छा गया, और धीरे धीरे 1707 तक आते आते कहा जाता है कि औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि मुगल शासकों में अगर व्यवस्थित कड़ी के रूप में देखें तो औरंगजेब 6 नंबर का महत्वपूर्ण शासक था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने सत्ता को अपने हाथ में लिया, लेकिन वे उत्तराधिकारी अयोग्य होने के कारण ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक पाए, अर्थात शासन को स्थिर नहीं रख पाए, और धीरे धीरे उसी कमजोरी का फायदा उठाकर कहा जाता है कि दक्षिण भारत में मराठों ने अपना प्रभाव जमाते हुए उत्तर भारत की ओर भी अपना प्रसार किया, और धीरे धीरे मराठों के द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए पंजाब और सिंध तक फैला लिया गया। उसी समय अफगानी भी अपनी शक्ति को प्रसारित कर रहे थे, और वो भी भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश से होते हुए पंजाब तक अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए स्वाभाविक था कि इधर पंजाब पर मराठे अपना अधिकार करना चाहते थे, और उधर पंजाब पर अफगान जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसलिए इनमें आपसी संघर्ष का प्रारंभ हुआ, और उसी आपसी संघर्ष को देखते देखते आगे जाकर इन दोनों के मध्य एक भयानक युद्ध, जिसे गंभीर विभीषण युद्ध कहा जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा गया, वो दोनों के मध्य हुआ। साथ ही जिस समय मराठे अफगानों के साथ संघर्ष में व्यस्त थे, उसी समय भारत में यूरोपीय जाति के रूप में अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसियों को परास्त कर बंगाल और बिहार और कहा जाता है कि उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रसार किया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया, और कमज़ोर पड़ने के दौरान ही यूरोपीय जातियों में अनेक जातियां भारत में आने लगी, जिनमें अंग्रेज़ों का प्रभाव ज़्यादा विशेष रहा, और इसी काल में विदेशी शासकों के शासन की शुरुआत हो गई, और वे अपनी सत्ता को भारत में प्रसारित करने के लिए आगे बढ़ते गए, जिनमें अंग्रेज़ों का प्रभाव भी 18वीं शताब्दी में विशेष रूप से भारत में देखने को मिलेगा। तो ये हमारी प्रस्तावना थी, जिसमें हमने भूमिका बताई कि 18वीं शताब्दी के मध्य भारत कैसा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य मध्यकाल का वह साम्राज्य था जो अपने आप में शक्तिशाली था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही वो ढेर होने लगा, और बाद के उत्तराधिकारियों ने इस पर विशेष कोई ध्यान
नहीं दिया और वो थे अयोग्य, इसीलिए धीरे धीरे ये साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर समाप्त हो गया। अब आता नंबर 2 पे मराठों का उत्कर्ष। मराठा शक्ति जो थी उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, क्या है, ये हम वैसे सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि मराठे वहाँ से शुरू हो चुके थे जहाँ से शिवाजी का मराठा शक्ति के रूप में एक संगठित रूप में महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में अपनी जाति को संगठित किया गया और मुगलों के साथ समय समय पर संघर्ष करते हुए अपनी सत्ता को बरकरार बनाए रखा। कहा जाता है कि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य युद्ध भी हुए, संधियाँ भी हुई, परंतु फिर भी शिवाजी ने हार नहीं मानी और लगातार अनवरत रूप से अपनी सत्ता को बनाए रखा। लेकिन जैसे ही 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, उसके बाद शासन की सत्ता मराठों में इस रूप में रही जिसमें शिवाजी के 2 पुत्र थे। शिवाजी के 2 पुत्र, इनका क्रम इस प्रकार रहेगा। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, उसके बाद बड़ा बेटा संभाजी शासक बना और संभाजी शासक बना 1681 से 88 तक मान लीजिए। और उसके बाद संभाजी की औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई षड्यंत्र पूर्वक। तब दूसरे नंबर पर छोटा भाई ये कह सकते हैं या शिवाजी का पुत्र शिवाजी का जो पुत्र था द्वितीय राजा राम शासक बना। ठीक है, राजा राम शासक बना। इसने शासन किया 1688 से 1700 तक, क्योंकि अचानक इनकी भी मृत्यु हो गई। 1700 में जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद धीरे धीरे उत्तराधिकार की स्थिति उत्पन्न होने लगी, क्योंकि यहाँ पर संभाजी की विधवा पत्नी यशोबाई और इनका पुत्र शाहू, जो अपने पुत्र शाहू को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। और इधर जब राजा राम की मृत्यु हुई तब इनकी पत्नी ताराबाई अपने 3 वर्षीय पुत्र, अल्पायु का था इसलिए उसकी सुरक्षिका बनी और उसका नाम था शिवाजी द्वितीय। वह इनको शासक बनाना चाहती थी, इसीलिए 1700 से लेकर 1707 तक यानी औरंगजेब की मृत्यु तक ताराबाई ने शासन की सत्ता अपने हाथ में रखी और शासन की सत्ता को अपने हाथ में रखते हुए इन्होंने मराठों का सरदार शिवाजी द्वितीय को बनाते हुए अपने आप को उसकी सुरक्षिका बना लिया। इधर जो है विधवा पत्नी, संभाजी की विधवा पत्नी यशोबाई ने अपने पुत्र साहू को उत्तराधिकारी मानते हुए उसे मराठों का सरदार बनाने का निश्चय किया। इसीलिए उसी का फायदा उठाकर मुगलों ने इन दोनों के मध्य संघर्ष कराने के लिए एक संघर्ष आरंभ किया जिसे उत्तराधिकार संघर्ष कहते हैं। इस उत्तराधिकार संघर्ष में जो कि विशेष रूप से 1707 के बाद से आरंभ हुआ और कहा जाता है कि 1707 में विशेष रूप से रहा, जिसमें ताराबाई को पराजय झेलनी पड़ी और 1708 के बाद से ही शाहू मराठों का सरदार बना।
सरदार बना, क्योंकि इसको अनेक लोगों का समर्थन था, जिसमें बालाजी विश्वनाथ जो थे उनका विशेष समर्थन रहा, और इसी के सहयोग से ये मराठों के छत्रपति बन गए। क्योंकि छत्रपति की परंपरा शिवाजी ने आरंभ की थी, और ये परंपरा मराठा शासकों के लिए मानी जाती थी, जिसमें शाहू को छत्रपति के रूप में चुना गया, और वहाँ से शाहू ने शासन की सत्ता को अपने हाथ में लेते हुए मराठा शक्ति का वापस से पुनर्गठन करते हुए उसे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया। अब है शाहू के काल में ही पेशवाओं का उत्थान। कहा जाता है कि शाहू का काल जो था, उसी काल में मराठों में पेशवाओं का काल भी आया, और पेशवाओं में विशेष रूप से 4 पेशवाओं का उल्लेख मिलता है। इसीलिए मराठा उत्कर्ष के साथ साथ ही पेशवा काल जो रहा, उसे पेशवाओं का उत्थान भी कहा जाता है। पेशवाओं का अभ्युदय शाहू के समय हुआ, क्योंकि शाहू जो था वो अपने आप विश्वास पात्र विश्वनाथ की सेवाओं के द्वारा ही मराठों का सरदार नियुक्त किया गया था। इसीलिए राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को परास्त करने के लिए, या ये कह सकते हैं शिवाजी द्वितीय के विरुद्ध शाहू के द्वारा विश्वनाथ को, जिसका पूरा नाम है बालाजी विश्वनाथ, को पेशवा नियुक्त किया गया शाहू के द्वारा। तो पेशवा काल। क्योंकि पेशवाओं का उत्थान पढ़ रहे हैं हम, तो पेशवा काल में महत्वपूर्ण चरण जो रहेगा पहला, वो बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा थे जो शाहू के काल में। ये भी याद रखें, पेशवा काल जो है शाहू का काल है। इसमें मराठा सरदार कौन है? शाहू, यानी मराठा छत्रपति कौन है? शाहू। और शाहू के समय में बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, जो 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा रहे। ये पेशवा काल का आरंभिक काल था। ठीक है। दूसरा चरण जो है वो पेशवाओं की कड़ी में बाजीराव। बाजीराव, इसको पेशवा बाजीराव भी कहते हैं। इनका समय 1720 से, जो इनका पुत्र था, 1740 तक रहा। ठीक है। ये द्वितीय पेशवा रहे, जिन्होंने पेशवा शक्ति के रूप में इस काल में मराठों के प्रभाव को आगे बढ़ाया, क्योंकि यहाँ तो शुरुआत थी और यहाँ पर पेशवाओं का प्रभाव बढ़ता गया और मराठा शक्ति का भी विकास हुआ। तीसरे पेशवा के रूप में जो रहे वो थे, जो दादा का नाम जोड़ा गया, और बालाजी, ये वाला बालाजी, पिता का नाम जोड़ा गया बाजीराव। यानी दादा और पिता का दादा नाम लेकर पोते का नाम रखा गया, जिसका नाम था बालाजी बाजीराव। और इनका टाइम रहा 1740 से लेकर 1761 तक। और यही वो टाइम था जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें विशेष रूप से इस काल में मराठों के द्वारा पंजाब पर भी अधिकार किया गया। और उसी के समय में एक महत्वपूर्ण जो युद्ध हम पढ़ने जा रहे हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये भी इसी के समय में लड़ा गया, जो मराठों के और अब्दालियों के मध्य लड़ा गया था। इसीलिए मराठों की शक्ति तीसरे पेशवा के काल में, यानी कि बालाजी बाजीराव के काल में चरम उत्कर्ष पर थी। इसमें विकसित हुई, इसमें शुरुआत थी और यहाँ पर चरम उत्कर्ष पर थी। उसी को हमें पढ़ना है इस पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में। अर्थात पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 का है और बालाजी बाजीराव का अंतिम समय भी 1761 है। इसीलिए 1761 के दौरान युद्ध में क्या हुआ, कौन से घटनाक्रम रहे, वो देखना ज़रूरी है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों की चर्चा करेंगे। तो हम मोटे तौर पर कारणों को 6-7 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, आप ध्यान से सुने। पहला कारण था
कि मराठों पर अब्दालियों ने क्यों आक्रमण किया या मराठे अपनी शक्ति का विस्तार किस रूप में कर पाए, तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण था भारत में राजनीतिक शून्यता का वातावरण। पानीपत के तीसरे युद्ध का पहला कारण है भारत में राजनीतिक शून्यता का वातावरण। दूसरा है दिल्ली पर प्रभाव जमाने हेतु संघर्ष। अब दिल्ली पर प्रभाव जमाने का तात्पर्य यहाँ इससे है कि मराठा चाहते थे हम दिल्ली तक पहुँचे और अब्दाली चाहते थे हम पंजाब होते हुए दिल्ली तक अपना प्रभुत्व स्थापित करें। उसके बाद अब्दाली का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, यह भी एक तीसरा और महत्वपूर्ण कारण था पानीपत के तीसरे युद्ध का, कि अब्दाली बार बार भारत आता, अपनी सेना के साथ यहाँ के राजाओं को युद्ध के रूप में परास्त कर अपना अधिकार स्थापित करते हुए आगे बढ़ता और यहाँ की सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता हुआ मराठों तक पहुँच गया। चौथा कारण रहा अब्दाली की सैन्य सफलता। अब्दालियों के पास जो सेना थी वो संगठित थी, सुप्रशिक्षित थी और योग्य सैनिकों के चयन के आधार पर बनाई गई थी। इसी कारण अब्दालियों की सेना कम होते हुए भी अपने आप में विजय प्राप्त कर पाई। तो ये भी एक कारण है युद्ध का कि अब्दाली की सैन्य सफलताएं ज़्यादा अधिक थी। चौथा जो है हो गया। पांचवा है भारत की अस्थिर राजनीति। भारत की अस्थिर राजनीति में भारत का राजनीतिक वातावरण उसमें बिखराव के रूप में था, क्योंकि मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था और यूरोपीय शक्तियों में फ्रांसीसी, अंग्रेज ये जातियां भारत में आ चुकी थी। छठा और अंतिम कारण हम कह सकते हैं कि पंजाब में अफगान मराठा संघर्ष, क्योंकि पंजाब को लेकर ही ये युद्ध लड़ा गया था और पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जो उपजाऊ रूप में है और यहाँ पंजाब में मराठा और अफगानों के मध्य संघर्ष की स्थिति थी। इस संघर्ष को ही ध्यान में रखते हुए ये पानीपत का तीसरा युद्ध आरंभ हुआ, क्योंकि पहले छोटे संघर्ष के रूप में था, बाद में ये बढ़ता गया और ये संघर्ष एक युद्ध के रूप में सामने आया, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा पानीपत के युद्ध एवं घटनाएं, कि आखिर ये पानीपत का युद्ध जो हुआ वो किस रूप में हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। तो युद्ध का समय याद रखेंगे आप, 14 जनवरी 1761 ये युद्ध की टाइमिंग है, जो जनवरी में लड़ा गया था। ठीक है, मराठों और अब्दालियों के मध्य लड़ा गया था। और युद्ध की घटनाओं में यह है कि मराठों के द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद अब्दालियों को निष्कासित करने का उन्होंने निश्चय किया और मराठों में सभी सरदारों के द्वारा पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव को सेना का नेतृत्व दिया गया, अर्थात सेनापति बनाया गया और एक विशाल सेना दिल्ली की ओर युद्ध के लिए तैयार की गई। सदाशिव राव एक योग्य और पराक्रमी सैनिक था, किंतु सदाशिव राव का साथ अन्य मराठा सरदारों ने नहीं दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से ही मराठों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और अब्दालियों की सेना में सुसंगठित सैनिक होने के कारण उनका पलड़ा भारी रहा और देखते देखते युद्ध घटनाक्रम आगे बढ़ता गया और मराठे हार की ओर चले गए और अंत में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब आता है युद्ध की घटनाएं होने के बाद पानीपत के युद्ध के परिणाम, कि आखिर परिणाम क्या निकले। तो पानीपत के युद्ध के परिणामों में हम कह सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जनधन की अपार क्षति हुई, अर्थात हानि हुई, मराठों को भयंकर क्षति हुई, ये भी कह सकते हैं हम। पेशवा बालाजी का हृदयघात के कारण निधन हो गया, क्योंकि 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई और वो भी इसी वजह से कि उनका पुत्र भी इस युद्ध में मारा गया और उनकी पराजय होने के कारण, मराठों की हार होने के कारण उन्हें हृदयघात लगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसमें मराठा शक्ति धीरे धीरे और भी गिरावट की ओर चली गई और उत्तर भारत में उनकी प्रगति बिल्कुल अवरुद्ध सी हो गई, अर्थात उत्तर भारत में मराठों की शक्ति बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई। तो इस प्रकार पानीपत के युद्ध के परिणाम जो रहे वो भारत के यहाँ के शासकों के लिए कमज़ोर सिद्ध रहे। अब है मराठों की पराजय के कारण, कि आखिर मराठे हारे क्यों। ये छठा और अंतिम पॉइंट है, मराठों की हार के कारण, हार भी कह सकते हैं से पराजय।
आखिर मराठे पराजित क्यों हुए? तो देखिए, मराठों की पराजय के कारणों में भी हम पॉइंटों में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, प्रतिद्वंदी सेनानायक। दोनों तरफ जो थे सेनानायक, वो अपने आप में योग्य थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षाओं के आगे देखी जाए तो अहमद शाह अब्दाली अधिक महत्वाकांक्षी था। इसीलिए एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना जो महत्वाकांक्षी और सुसंगठित थी, दूसरी ओर सदाशिवराव भाऊ और उसकी सेना में ज़्यादा कोई जोश नहीं दिखा। सदाशिवराव का साथ कुछ लोगों ने दिया, बाकी विशेष लोगों ने की इस युद्ध में विशेष भूमिका नहीं निभाई। इसीलिए दोनों प्रतिद्वंदियों में एक प्रतिद्वंदी सेनानायक के रूप में ज़्यादा सिद्ध रहा और दूसरा कमज़ोर पड़ता दिखाई दिया और अंत में सदाशिवराव भाऊ को हारना पड़ा। दूसरा है प्रतिद्वंदी सेनाएं। वो तो सेनानायक और दूसरा कारण है प्रतिद्वंदी सेनाएं। सेनाओं की भी बात करें तो अब्दालियों की सेना कम होते हुए भी सुसंगठित होने के कारण, सुयोग्य होने के कारण, प्रशिक्षित होने के कारण युद्ध को निपुणता से लड़ा और विजय हासिल की। जबकि मराठों की सेना में संख्या अधिक होने के बाद भी वो युद्ध को अपने आप में झेल नहीं पाए और उनके कैंप में, उनके शिविर में खलबली मच गई और एक के बाद एक सैनिक हार कर पीछे लौटने लगे। तीसरा कारण है सैनिक शिविरों की कमज़ोर स्थिति। ये पॉइंट जो बना विशेष रूप से मराठों के लिए है कि मराठों का सैनिक शिविर जो था वो कमज़ोर था, क्योंकि मराठे युद्ध में अपने साथ स्त्रियों को भी लेकर गए थे, जो अपने आप में युद्ध के नियमों के अनुसार विरुद्ध था। और इसीलिए कहा जाता है कि कुछ आंतरिक कमजोरियां होने के कारण मराठों की सेना पराजय की ओर चली गई। चौथा कारण जो है वो है खाद्यान्न की कमी, जिसे रसद सामग्री कह सकते हैं हम। रसद सामग्री के रूप में मराठों के पास इतना पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं था कि जितना लंबे समय तक युद्ध चलता और उसको वो झेल पाते। इसलिए खाद्यान्न की कमी होने के कारण धीरे धीरे मराठा शक्ति कमज़ोर होने लगी और अंत में वो पतन की ओर चली गई, अर्थात वो हार गई। पांचवा कारण है तोपखाने का अभाव। तोपखाना, यहाँ पर तोपखाने से बात है गोला बारूद। अब्दालियों के पास उच्च क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का एक कह सकते हैं हम, उन्होंने तोपों का प्रयोग किया और उसके आधार पर उन्होंने गोला बारूद प्रयोग करते हुए मराठों पर आक्रमण किए, जिससे मराठों के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था न होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। छठा, गंभीर भूलें। इसमें कई प्रकार की भूलें हैं जो मराठों के द्वारा की गई थी, जिसमें सेना का जैसे योग्य प्रशिक्षण न होना, स्त्रियों को युद्ध में ले जाना, समय पर सही निर्णय न ले पाना, सदाशिवराव भाऊ का साथ न देना, ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं थी जो आगे जाकर परिणाम के रूप में या हार के रूप में मानी गई। सातवां अंतिम कारण है मराठों की हार का, वह है कूटनीतिक असफलता। मराठे कूटनीतिक दृष्टि से एकजुट नहीं थे और एकजुट न होने के कारण उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और वो इस युद्ध में हारे। इस प्रकार कुल मिलाकर इन 6 पॉइंटों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मराठों की हार या पराजय महत्वपूर्ण रूप से रही। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट अध्याय था 18वीं शताब्दी के मध्य भारत, जिसकी मैंने ब्रीफली समरी समझाई है आपको, और इसका मैंने PDF भी आपके ग्रुप में डाल दिया है। आप उसको देखकर भी इसको ढंग से विधिवत रूप से समझ सकते हैं, जो कि हमारे BA पार्ट 3rd ईयर का BA B.Ed में भी यही चलेगा और BA 3rd ईयर में भी यही रहेगा। इतिहास ऑप्शनल विषय है, इसीलिए उसमें भी यही रहेगा और इसमें भी यही है। तो दोनों कक्षाओं के लिए ये विषय के अनुसार पहला अध्याय है। ठीक है, तो सभी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने विषय को सारगर्भित रूप से पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।